टैक्स आज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, जहाँ पे हम आपको सभी तरह के लीगल, रेगुलेटरी, स्टैट्यूटरी, टैक्सेशन से रिलेटेड अपडेट्स देते हैं, वो भी डिटेल में। तो गाइस हम आज आ गए हैं एक और नई वीडियो के साथ, जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि FCCPR फॉर्म फाइलिंग कैसे करी जाएगी डिटेल में। ठीक है, मैं ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुका हूँ जिसके अंदर मैंने एंटिटी यूज़र, बिजनेस यूज़र क्रिएट करना बताया। ये वाली वीडियो स्पेशली फिर सिर्फ FCCPR फॉर्म फाइलिंग के लिए है, और एक और वीडियो आएगी जिसके अंदर सिर्फ हम FCTRS फॉर्म फाइलिंग सीखेंगे। ठीक है, तो मैं उसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स भी दिखाने वाला हूँ, फॉर्म कैसे फाइल करते हैं वो सब बताने वाला हूँ, तो अंत तक रहिएगा मेरे साथ। चलते हैं सबसे पहले पोर्टल पे। ठीक है, ये RBI फॉर्म्स का पोर्टल है, जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है। आपने बिजनेस यूज़र क्रिएट कर लिया होगा, अगर नहीं तो पहले आप मेरी जाके वो वाली वीडियो देखिए, ताकि आप बिजनेस यूज़र और एंटिटी यूज़र का मतलब, डिफरेंस, सब कुछ मैंने उसके अंदर डिटेल में बता रखा है, वो चेक कर लीजिए। फिर हम यहाँ पे आते हैं अब सीधा बिजनेस यूज़र लॉगिन करने में। मैं पिछली वीडियो का ज़्यादा नहीं बताने वाला इसके अंदर। ठीक है, सीधा लॉगिन करते हैं अपन पोर्टल पे और फॉर्म शुरू करते हैं। ठीक है, ये आपका डैशबोर्ड है, जहाँ पे आपको दिखता रहता है कि आपने कितने फॉर्म फाइल करे हैं, कितने फाइल प्रोसेसिंग में है और कितने रिजेक्ट हो चुके हैं। इसमें रिजेक्ट आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा क्योंकि ये केस थोड़ा पेचीदा था। ठीक है, इसमें थोड़ा तो RBI ने भी बहुत मदद करी हमारी। ठीक है, तो ये केस थोड़ा पेचीदा था। अभी फ़िलहाल ये केस फाइनली अप्रूवल तक जा चुका है। तो मैं आपको बस बताने वाला हूँ कि ये फॉर्म फाइलिंग कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मास्टर्स होते हैं, फाइल रिटर्न, सिंगल मास्टर फॉर्म, SMF कहते हैं इसको। यहाँ पे रिटर्न टाइप चूज़ करना होता है, जो भी आपका फॉर्म है। मैं अभी FCCPR के बारे में बताने वाला हूँ, तो मैं इसके लिए डिटेल में जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो ऐड न्यू रिटर्न, और पहले कभी कर चुके हैं तो सर्च करने के लिए रिटर्न यहाँ पे फ्रॉम डेट जाके सर्च कर सकते हैं कि भाई मेरी पहले कभी गलती हुई थी तो वो क्यों हुई थी, वगैरह वगैरह। समझ गए? ये अप्रूव्ड हो गया हमारी तरफ से। लेकिन RBI हेल्पफुल तो बहुत है। ठीक है, मतलब अगर मैं कंपैरिजन करने जाऊँ गवर्नमेंट बॉडीज़ से, तो RBI बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है फॉर्म फाइलिंग्स वगैरह में या मदद करने में। ठीक है, कॉल भी अटेंड करते हैं और पूरी तरह से मदद करते हैं। ठीक है, तो परेशानी नहीं होती, हेल्पलाइन से आप बात कर सकते हैं। तो मैं आपको जो अप्रूव हुआ वही उसी में ले चलता हूँ सीधा। देखते हैं क्या करना है इसके अंदर। तब पहले चलते हैं यहाँ पे। अब जो FCCPR फाइल कर रहे हैं, इसका पर्पज़ हमारा यही है कि हमने शेयर इशू करे हैं। ठीक है, अब शेयर इशू करे हैं तो या तो नए शेयर हो सकते हैं या तो पुराने शेयर्स हो सकते हैं। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं आपको इसके साथ एक और पोर्टल खोल देता हूँ जहाँ पे आपको सारा मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूँ। वो वाला पार्ट कट कर देना भैया, मैं पहले थोड़ा इसको समझा के दूसरा टाइम में वही नया शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं दोबारा शुरू कर रहा हूँ मैं अभी फिर से। तो अपन ने इसको लॉगिन कर लिया। ठीक है, ये वाला फॉर्म अप्रूव हो चुका है, तो इसलिए यहाँ पे सब कुछ प्रीफिल्ड दिख रहा है। ठीक है, मैं आपको बस नॉर्मली ग्लांस दे रहा हूँ, फिर मैं नया RBI खोलूँगा, नया यूज़र ID खोलूँगा, उसमें आपको डिटेल में समझाऊंगा क्या क्या ऑप्शंस आते हैं, क्या क्या दिखाना होता है। ठीक है, एंटी डिटेल मैंने यहाँ पे डाली है, हमारा पैसे का रूट क्या है वो डाला है मैंने, सीलिंग्स होती हैं वो, पेड़ा कैपिटल, यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स आती है, इन्वेस्टर्स क्या क्या होते हैं, अमाउंट ऑफ इशूज़। ठीक है, पर्टिकुलर्स फॉर द इशू, शेयर होल्डिंग पैटर्न। ये पार्ट जो मैं आपको दिखा रहा था उस टाइम पे, अगर आप मेरी पिछली वीडियो देख के आए हैं तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि पोस्ट ट्रांजेक्शन और प्री ट्रांजेक्शन में यहाँ पे दिक्कत आएगी। ठीक है, तो मैं इसको और डिटेल में समझाता हूँ एक फ्रेश फॉर्म लेके। तो चलते हैं कि ये नया एक फ्रेश फॉर्म है, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ FCCPR की पूरी फाइलिंग अच्छे से कैसे करनी है। ठीक है, वैसे तो मेरे को इसका FCTRS करना है, आपको समझाने के लिए मैं इसको बता रहा हूँ कि FCCPR कैसे करना है इसका। ठीक है, ये हमारा फ्रेश फॉर्म खुला। अब मेरे को सबसे पहले देखना है कि हमारी सेक्टोरल कैप लिमिट क्या है। ठीक है, तो एक डॉक्यूमेंट होता है सेक्टोरल लिमिट चेक करने का, सेक्टोरल कैप करके आता है। तो उस डॉक्यूमेंट में हमारी जो भी हमारा यूनिट होता है, जिस हिसाब से हम काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से वहाँ पे सेक्टोरल लिमिट होती है कि हम कितना पैसा मंगवा सकते हैं। ठीक है, तो और किस किस में गवर्नमेंट का अप्रूवल ज़रूरी है। ठीक है, तो जैसे कि बहुत सारी IT कंपनीज होती है, उसमें ऑटोमेटिक रूट में पैसा आता है और 100% फिल कर सकते हैं ऑटोमेटिक रूट के साथ। ठीक है, कभी कभी गवर्नमेंट रूट है तो फिर गवर्नमेंट की कॉपी अटैच करनी पड़ेगी। ठीक है, ये सब चीज़ें ऑलरेडी प्रीफिल होंगी, आप बिजनेस यूज़र क्रिएट करके आए हैं। यहाँ पे क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट किसी प्रोजेक्ट के लिए है या प्लांट के लिए है, अगर है तो येस, अगर नहीं है तो नो। आगे बढ़ेंगे, सबसे पहला पेज इशू डिटेल्स। यहाँ पे इशू करना होगा कि हमने कितने शेयर इशू करे हैं और किस किस को करे हैं। ठीक है, तो डेट ऑफ इशू मतलब एक ही दिन में हम ज़्यादातर शेयर इशू करते हैं। ठीक है, तो जो डेट, अगर हमने अलग अलग डे पे इशू करे हैं तो अपने 2 फॉर्म भरने पड़ेंगे। ठीक है, जिस जिस दिन इशू हुआ उस दिन का। ठीक है, अगर मैं जिस दिन इशू करा है वो,
डेट चूज़ करूँगा, नेचर ऑफ इशू चूज़ करूँगा। यहाँ पे नेचर ऑफ इशू में बहुत सारा आता है। प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है, मतलब नॉर्मल, मतलब आपको पता ही होगा कि अगर राइट इशू है तो मैं राइट, बोनस इशू है तो बोनस, डीमर्जर अमेलगमेशन की वजह से मैं ये कर रहा हूँ तो वो। बहुत सारी कंपनी में जो मेजॉरिटी केसेस होते हैं, सब्सक्रिप्शन टू एमओए, वो वाला केस कि अभी न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है और फॉरेन शेयर होल्डिंग्स आ रखी है हमारे पास। वो कन्वर्जन था, कन्वर्टेबल नोट्स थे हमारे पास, ठीक है, उसका कन्वर्जन हुआ है तो उसका इशू कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। कैपिटल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ये बहुत कम केसेस में एप्लीकेबल होता है, ठीक है, उसका डिटेल में जाके फेमा में पढ़ सकते हैं। ईसॉप के केसेस में जो होता है, स्वेट इक्विटी के शेयर में जो इशू हो रहा है वो, ठीक है, और अदर्स कुछ है तो वो उस हिसाब से स्पेसिफाई कर दीजिएगा, ठीक है। ये इनिशियल FCGPR नंबर है, मतलब जिस केस में अगर आपका पहली बार ये फॉर्म फाइल कर रहे हो तो यहाँ पे नील छोड़ देना, कुछ डालने की जरूरत नहीं है। और अगर ये फॉर्म दोबारा फाइल किया जा रहा है, FCGPR दोबारा फाइल कर रहे हो तो यहाँ पे वो नंबर जो प्रीवियस का FCGPR था उसका नंबर यहाँ पे डालना होगा, ठीक है, जो पहला FCGPR आपने फाइल किया वो, ठीक है, सेम कंपनी के लिए। तो ऑब्वियसली बात है ये, whether the change in shareholding pattern due to this transaction being reported has already been accounted in the pre-transaction shareholding pattern। ये वही लोग समझ पाएंगे जिसने मेरी पहली वीडियो देखी है। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक पॉइंट कंफ्यूजिंग है जिसके बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा। तो ये वो वाला पॉइंट है। मैं आपको वहाँ पे बता रहा था कि अगर आपकी शेयर होल्डिंग है, मैंने जीरो छोड़ने के लिए बोला था आपको वहाँ पे, अगर वहाँ पे आप जीरो ना छोड़ के जितनी भी शेयर होल्डिंग फॉरेन की है वो कर देंगे, जैसे तीसरा केस मैंने बताया था, तो फिर यहाँ पे आपको येस करना होगा, ठीक है। अगर आपने वहाँ पे ज़ीरो नहीं लिखा और आपने अमाउंट लिख दिया है फॉरेन ट्रांजेक्शन फॉरेन होल्डिंग्स कितनी है मेरे पास, उसके लिए पहले ही लिख दिया आपने एंटिटी यूजर क्रिएट करते टाइम, लेकिन आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा, तो यहाँ पे आपको यस करना है। लेकिन अगर आपने, जैसे मैंने कहा था कि नो करना है या ज़ीरो करना है, तो ज़ीरो लिख के करा है तो नो करना है, ठीक है। नो करने के बाद यहाँ पे पेड अप कैपिटल आएगा, आपका कितना पेड अप कैपिटल है इस टाइम पे वो लिखना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला पेज पूरा मेरा फिल हो गया। अब मैं चलूँगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिटेल पे। फॉरेन इन्वेस्टर्स, यहाँ पे सिर्फ डिटेल डालनी है फॉरेन इन्वेस्टर्स की, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हमारे जिनको शेयर दे रहे हैं हम, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, सिर्फ उनकी डिटेल डालनी है, इंडियन शेयर होल्डर की डिटेल नहीं डालनी है, ठीक है। जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उसका यहाँ पे नंबर डाल दीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे उसका नाम, एड्रेस, टाउन, सिटी, स्टेट, पिन कोड, जिप कोड, जो भी होता है एप्लीकेबल। ये कंट्री ऑफ रेजिडेंस, फॉरेन कंट्री है तो इंडिया के अलावा कोई कंट्री होगी वो ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ दिक्कत आ सकती है अगर उसका एड्रेस इतना बड़ा भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, रेड वाला सिर्फ ये है तो बस ये चूज़ करके आगे बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी नहीं है टाउन, सिटी, स्टेट, जिप कोड लिखना, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। हाँ, इम्पॉर्टेंट है ये कि यहाँ पे जो एड्रेस, यहाँ पे जो नाम आप डाल रहे हैं, स्टेट डाल रहे हैं, जिप कोड डाल रहे हैं, वो सेम होना चाहिए KYC से। KYC मतलब क्या है? KYC इज़ वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पे लगने वाला है। तो जितने भी फॉरेन शेयर होल्डर्स हैं हमारे पास, उनको जो हमारे बैंक में उनको पैसे डाला है तो उनको दो डॉक्यूमेंट मिले होंगे, ठीक है। एक FIRC, ठीक है, और एक KYC, ठीक है। जैसे FIRC अली और KYC अली, ठीक है। FIRC के अंदर ये बताया जाता है कि कितना पैसा उन्होंने डाला है, कब डाला है, और कितने कन्वर्जन रेट से हमारे पास आया हुआ है, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल कॉपी दी है, ये बैंक में डिपेंड करता है, जो भी बैंक होता है उस हिसाब से डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे आपने जो अली असद राशिद मैंने डाल रखा है तो सेम नाम होना चाहिए। अगर आपने उल्टा या कुछ भी ऊपर नीचे लिखा, ठीक है, तो फिर वो फॉर्म हो जाएगा रिजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जितनी भी चीज़ें रिजेक्ट होने के रीजंस होते हैं वो सब बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको एड्रेस भी, नाम भी ध्यान से डालना है, ठीक है। रिजेक्ट होने के चांस पूरे हैं, ठीक है। अगर आपका KYC और KYC डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ देखिए। अगर आपका KYC डॉक्यूमेंट में नाम गलत है, एड्रेस गलत है, तो बैंक पे जाके ठीक करवाइए, ठीक है, ज़रूरी है। गलत डाल नहीं सकते आप वहाँ पे पोर्टल पे, गलत डालोगे तो आपका वैसे ही दिक्कत है, और यहाँ से अगर चेंज होगा तो भी दिक्कत है, ठीक है। तो पहले चेंज कराइएगा, ठीक है। हमारे पास एक केस आया था जिसमें हमको चेंज कराना पड़ा था, तो और ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती कि नया फॉर्म बनाना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो वहीं पे पेन से काट लेते हैं, साइन कर देते हैं, स्टैम्प लगा देते हैं और वो अप्रूव हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कि आपको नया बनाना पड़ेगा या ऐसे कुछ, बस चेंज करवा लीजिएगा, ठीक है, बैंक में जाके, अगर यहाँ पे KYC में कुछ भी गलती है तो। ये डालने के बाद अब यहाँ पे नेम एड्रेस डाल दिया, मैंने गलती बता दी क्या हो सकती है। अब चलते हैं यहीं पे, नेचर ऑफ इन्वेस्टिंग एंटिटी, मतलब जो पैसा दे रहा है डाल रहा है हमारी कंपनी में, तो वो कौन है।
यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो लेकिन जो अगर NRI OCI नहीं है तो उसके अलावा अगर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मतलब 10% से कम है और वेंचर कैपिटल्स वगैरह हैं बाहर से आ रहे हैं तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। और अगर नहीं मिलता कुछ भी तो अदर्स में डाल दीजिए, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हम पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया डालते हैं और उससे काम होता है, ठीक है। अब जैसे फॉरेन एंटिटी है वो पैसा डाल रही है हमारे पास, तो पर्सन रेजिडेंट, तो ये मत समझिएगा कि पर्सन का मतलब पर्सन में तो इंडिविजुअल आएगा सिर्फ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, पर्सन में कंपनी भी आती है, ठीक है। आउटसाइड इंडिया है, NRI नहीं है, OCI नहीं है, तो यहाँ पे पर्सन रेजिडेंट चूज़ करा जाएगा, ठीक है। आपका जो एप्लीकेबल हो उस हिसाब से चूज़ करना होगा आपको। ये चूज़ कर लिया। ये चूज़ करने के बाद ऐड इन्वेस्टर वाला पार्ट जो है वो लास्ट में करना होता है, जब ये चारों चीज़ें भर देंगे तो ये चारों चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं पर्टिकुलर इशू पे। यहाँ पे आपको कैपिटल इंस्ट्रूमेंट चूज़ करना होगा जो आप चूज़ कर रहे हैं, मतलब जो आप इशू कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे जो मैंने पीछे बताया था फर्स्ट पेज में कि क्या क्या इशू कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट चूज़ करना होगा। सब्सक्रिप्शन टू एमओ है तो इक्विटी शेयर, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स मतलब कंपलसरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जितने भी हमारे वो हैं इशू होने वाले हैं, ठीक है। मतलब डाइल्यूटेड वाला जो आपको बताया था मैंने कि सिनेरियो, तो उस केस में ये वाले वो ये वाले एप्लीकेबल हैं। पार्टली पेड है मतलब पैसा थोड़ा अभी दे दिया, थोड़ा बाद में देंगे, तो ठीक है। तो जो भी आपका केस होगा उस हिसाब से चूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द इंक्वायरीज जो आती हैं वो सब्सक्रिप्शन टू एमओए के लिए आती हैं, तो उस केस में इक्विटी शेयर चूज़ करना है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपका इक्विटी शेयर है तो, अगर प्रेफरेंस शेयर है तो उस हिसाब से चूज़ करिएगा, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कितना इंस्ट्रूमेंट दे रहे हो, कन्वर्जन रेशो, ये सिर्फ कन्वर्जन के टाइम पे आएगा। अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं अपने शेयर्स, ठीक है, मतलब डिबेंचर्स हैं तो उसको इक्विटी शेयर में, तो केस टू केस डिपेंड करता है, तो 1-10 या 2-10 जो भी केस है उस हिसाब से यहाँ पे वो डालना है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑन फुली डाइल्यूटेड बेसिस, मतलब फुली डाइल्यूटेड बेसिस पे मैंने आपको बताया था कि कन्वर्टेबल कंपलसरी कन्वर्टेड डिवेंचर्स जितने भी हैं या प्रेफरेंस शेयर्स हैं जो कंपलसरीली कन्वर्ट हो जाएंगे, बाद में इक्विटी शेयर बनने वाले हैं, उस केस में यहाँ पे कितना शेयर्स आएगा वो डालना होगा। फेस वैल्यू क्या है शेयर की, अभी आपने जो MCA पे फेस वैल्यू डाल रखी है वो क्या डाल रखी है शेयर की, ठीक है, या ठीक है। या अगर आपकी कंपनी वैल्यूएशन में जा चुकी है, ठीक है, वैल्यूएशन करवाया आपने अपनी कंपनी का, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी वो, ठीक है। अब प्रीमियम पे, अगर आप कितने प्रीमियम पे बेच रहे हैं अपने कंपनी के शेयर्स वो यहाँ पे डालना होगा एक्स्ट्रा, ठीक है। इशू प्राइस पर इंस्ट्रूमेंट, तो ये टोटल का जो होगा वो इशू प्राइस में आएगा, कितने इंस्ट्रूमेंट, और अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन में आएगा जितना हमारे को पैसा आया हुआ है। यहाँ पे तो दूसरी पॉइंट नोट करने वाला है वो ये है कि FIRC कॉपी जो आपके पास है, ठीक है, यहाँ पे जितना पैसा लिखा हुआ है सेम उतना पैसा यहाँ पे भी लिखा होना चाहिए, ठीक है। सिनेरियोज क्या क्या होते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो एग्रीमेंट होता है वो होता है डॉलर में कर लिया उन्होंने एग्रीमेंट, या वो किसी और करेंसी में उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया और उस हिसाब से उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन इंडियन करेंसी में उन्होंने एग्रीमेंट कर, लेकिन पैसा तो इंडिया में आ रहा है। आपको INR के हिसाब से सोचना चाहिए था, ठीक है। उन्होंने $8,000 के हिसाब से करा कि $8,000 आपको दूंगा मैं, और वो जो भी कन्वर्जन रेट है वो आ गया हमारे पास, ठीक है। हमने जिस दिन हमको जो कन्वर्जन करने का मन हुआ, जिस रेट पे लगाया हमने उस रेट पे अपना लिख दिया कि इस रेट पे पैसा आया है। यहाँ पे लिखा हुआ कुछ और, मेरे डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ कुछ और, क्योंकि मैंने तो रेट अपने हिसाब से लिया, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ कुछ और। तो ये तीनों चीज़ें मैच होनी चाहिए। अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन, कितना पैसा आया है, जैसे कि यहाँ पे 1,000 रुपये आया है, ठीक है, ये रुपये 1,000 आया है, ठीक है। और मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं मैं वो डॉक्यूमेंट भी दिखाता हूँ आपको। इस सब का डॉक्यूमेंट्स का जो फॉर्मेट है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे जो कंसिडरेशन अमाउंट लिखा है वो, और मैं जो यहाँ पे कंसिडरेशन अमाउंट लिखने वाला हूँ वो, ये तीनों होना चाहिए सेम, ठीक है। 10% का ऊपर नीचे है चलेगा, ठीक है, 10% का ऊपर नीचे चलेगा कंसिडरेशन अमाउंट का, लेकिन उससे ज़्यादा है तो बहुत तकलीफ है, ठीक है। और क्या क्या सीन होता है कि अगर मैंने ज़्यादा पैसा मंगवा लिया, ठीक है, ज़्यादा पैसा मंगवा लिया, तो मेरे को एक डिक्लेरेशन डालना पड़ता है कि ये जो ज़्यादा पैसा मंगवा लिए मैंने, या तो इसको मैं वापस करने वाला हूँ, ठीक है, तो आप प्लीज़ अभी फॉर्म अप्रूव कर दीजिए, ये फॉर्म अप्रूव होने के बाद हमें पैसा वापस कर देंगे। या दूसरा कि ये जो पैसा मेरे पास एक्स्ट्रा आया हुआ है मैं इसको बाद में इक्विटी शेयर इशू करने के लिए दूंगा, ठीक है। इसका भी एक फॉर्मेट होता है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये रहा सेक्टोरल कैप, ये वाला सेक्टोरल कैप वाला है डॉक्यूमेंट है। इसके अंदर जो मैं आपको शुरू में बता रहा था, ये कैपिटल लिखा होता है, जो भी आपका काम है उस हिसाब से FDI क्या है, रूट क्या है, उसका रूट क्या होना चाहिए, और कितना % मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ये डाल दीजिएगा, ठीक है। जैसे मैंने इस केस में लिखा हुआ है कि मेरे पास कुछ पैसा एक्स्ट्रा आ गया था, ठीक है, तो मैंने उसको बोला है कि एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड हुआ इतना, ठीक है, मैं इसकी यूटिलाइज करूँगा सब्सिक्वेंट अलॉटमेंट में फ्यूचर में, ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि मैं इसको पैसा वापस करने वाला हूँ, तो वो जो भी आपका केस है उस हिसाब से चूज़ करके डाल दीजिएगा, अगर आपने एक्स्ट्रा पैसा मंगवा लिया है तो, ठीक है। ये हो गया, मैं सारे डॉक्यूमेंट्स आपको डिटेल में बता दूँगा, आप चिंता मत करिए। अब सिर्फ फॉर्म बता रहा हूँ मैं आपको।
ये चीज़ मैंने बता दी, इसकी वजह से भी रिजेक्ट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। ये फिर ये जैसे आप भर लोगे तो इसको ऐड कर लेना साथ ही साथ, ठीक है। ये वाला बाद में होगा, लेकिन ये वाला अभी हो जाएगा। अगला चलते हैं मोड ऑफ़ पेमेंट। ये भी थोड़ा ध्यान से भरना होगा। मोड ऑफ़ पेमेंट में यहाँ पे 4-5 ऑप्शन आते हैं कि किस कैसे कैसे आपके पास आया हुआ है, तो जो भी ऑप्शन आप पे एप्लीकेबल है उस हिसाब से डालिएगा, ठीक है। बैंकिंग चैनल के थ्रू हमारे पास आया है कि एनआरआई अकाउंट के थ्रू हमारे पास आया है, एस्क्रो अकाउंट के थ्रू हमारे पास आया है, ठीक है। जो भी आपका है, अगर कुछ और किसी और रीज़न की वजह से आया तो आप वो डाल दीजिएगा, जिस भी थ्रू आपका पेमेंट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे वो चूज़ करके यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या रेमिटर डिफरेंट है फॉरेन इन्वेस्टर्स है। बहुत बार ऐसा होता है, इंस्टेंसेस हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो पैसा डाल रहा है वो पैसा डाल नहीं पा रहा, तो उसके बिहाफ पे कोई और पैसा डाल रहा है, तो उस केस में ये डालना पड़ेगा, यहाँ पे येस करना पड़ेगा और दोनों की डिटेल यहाँ पे डालनी पड़ेगी। नहीं है, सेम ही बंदा पैसा डाल रहा है तो नो करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेम ऑफ द एडी बैंक थ्रू रेमिटेंस रिसीव्ड, अपने बैंक का नाम, ठीक है। मैंने आपको जो पहले बताया था कि एडी बैंक चूज़ करना है, वहाँ पे वो नहीं चूज़ करना, ठीक है। वो सिर्फ बिजनेस यूज़र चूज़ करते वक्त करना है, ठीक है। जो आपका फॉर्म जो है वो चेक करेगा, वो वहाँ पे आप वो चूज़ करते हो जो आपका फॉर्म चेक कर रहा है, ठीक है। यहाँ आपको पैसा, आप यहाँ पे आपको जो बैंक का नाम डालना है और IFSC कोड वगैरह डालना है, वो उसी बैंक का डालना है जिसमें पैसा रिसीव हुआ है, मतलब आपका अपना बैंक, ठीक है। आपका अपना बैंक नेम, एड्रेस, टाउन, पिन कोड, स्टेट सब डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर ये चूज़ करने के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे, FIRC डालना है, KYC डॉक्यूमेंट, दोनों के बारे में आपको बता चुका है। ये दोनों आपको बैंक प्रोवाइड करेगा, उससे डालना है, ठीक है। अब जैसे ही आपने ये चूज़ करा, ठीक है, तो जैसे जैसे चूज़ करते हो उस हिसाब से डिफरेंट ऑप्शन आते हैं, ठीक है। तो अपने हिसाब से चूज़ करने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ रेमिटेंस क्या डालनी है, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि FIRC में जो डेट लिखी रहती है वो डेट लिखी रहती है कुछ और। यहाँ जैसे लिखा हुआ है 21/12, ठीक है। ऊपर देखोगे तो 23/12 किस दिन इशू हुआ है FIRC, ठीक है। हमको ये पता ही नहीं होता कि क्या लिखना है, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होती है यहाँ पे। तो काफ़ी फॉर्म इस वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने डेट ऑफ रेमिटेंस गलत डाली है। डेट ऑफ रेमिटेंस वो डालनी है जिस दिन पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ गया है। तो बैंक स्टेटमेंट चेक करिएगा, बैंक स्टेटमेंट में जिस दिन पैसा आपके अकाउंट में आ गया है उस दिन डाल दीजिएगा, उस दिन का डेट डाल दीजिएगा। अमाउंट इन रुपीज़, कितना बैंक पैसा आपके पास आया है, ये अमाउंट इन रुपीज़ सेम होना चाहिए जो FIRC कॉपी में डाला हुआ है। FIRC नंबर, इसके रिगार्डिंग भी बहुत कन्फ्यूजन होती है। इसके रिगार्डिंग लगता है कि रेफरेंस नंबर डालना है कि सीरियल नंबर डालना है, तो ये आप अपने कंसल्ट कर सकते हैं जो भी बैंक है उससे, या तो नॉर्मली जो इंस्टेंसेस देखे गए हैं सीरियल नंबर से काम हो जाता है, ठीक है। रेफरेंस नंबर डालने की जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा आपके RM से, ठीक है, बैंक के RM से, उससे कंसल्ट कर लीजिएगा, वो बता देगा आपको। FIRC नंबर वो डाल दिया आपने, FIRC फाइल चूज कर दी, KYC फाइल चूज़ कर दी, नेम ऑफ द बैंक वगैरह डाल दिया, इन्वेस्टमेंट डिटेल, ये ऑटोमेटिक प्रीफिल हो जाएगा जो भी ऊपर आपने डाला हुआ है वो उससे, ठीक है। ये करने के बाद आप अपना इन्वेस्टर कर दीजिएगा सेव। ये एक इन्वेस्टर हो गया। ऐसे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उतने इन्वेस्टर का नाम वाम न डाल के सेव कर दीजिएगा। यहाँ पे वो 2 चीज़, जैसे मैंने आपको पहले पिछले वाले उसमें दिखाया था BI वाले में, कि यहाँ पे 2 लोग दिख रहे थे, तो वही 2 लोग दिखेंगे आपने भरने के बाद, ठीक है। ये हो जाएगा। यही सबसे मेन पार्ट होता है पूरे फॉर्म का, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम लगता है फॉर्म बनाने में, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया फुलफिल। अब चलते हैं अमाउंट ऑफ इशू। ये ऑटोमेटिक प्रीफिल होगा। यहाँ पे अगर आप ज़्यादा अमाउंट डाल रहे होंगे तो यहाँ पे पॉपअप खुल जाएगा कि आप ज़्यादा अमाउंट डाल रहे हो, प्लीज़ एक एक्सेस डिक्लेरेशन दे दो कि एक्सेस फंड का क्या करने वाले हो, तो वो मांगने लग जाएगा, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली होता है। पर्टिकुलर ऑफ इशू यहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे ऊपर नहीं कंसोलिडेटेड, ये नहीं, ये नीचे वाला, ये तो कन्वर्शन केसेस नहीं चूज़ करना पड़ता सर। यहाँ पे फेयर वैल्यू डालना है आपको, ये अपने आप प्रीफिल हो जाएगा, ठीक है। मैंने वहाँ पे डाला नहीं इसलिए डिटेल आई नहीं यहाँ पे, वरना ये अपने आप प्रीफिल हो जाता है। यहाँ पे फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स आएंगे कि मेरा जो फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स, यहाँ पे पेड अप कैपिटल नहीं डालना, ठीक है। फेयर वैल्यू यहाँ पे डालना है 10 रुपये का। अगर मतलब एग्जांपल दिया मैंने, 10 रुपये का है आपका फेयर वैल्यू, तो 10 रुपये डालिए। वैल्यूएशन के साथ जो भी हुआ है वो डाल दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि FCTRS के केस के अंदर वैल्यूएशन सर्टिफिकेट डालना ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पे वो डालते हैं हम, जो वैल्यूअर ने हमको वैल्यू दी है वो फेयर वैल्यू ऑफ द कंपनी। यहाँ पे वैल्यूएशन सर्टिफिकेट, FCTRS के केस में वैल्यूएशन सर्टिफिकेट ज़रूरी है, लेकिन FCCPR के केस में वैल्यूएशन सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं है, तो इस पर पैसा वेस्ट मत करिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे बोलूँगा हाँ मेरे को सब कुछ डिक्लेरेशन दे चुका हूँ, मेरे को सब रेडी है, नहीं हुआ। चलिए फ़िलहाल जब तक ये हो रहा है, इसके बाद डॉक्यूमेंट ही डालना था, तो मैं आपको डॉक्यूमेंट पे ले चलता हूँ सीधा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो मेरे को डालने होते हैं, ठीक है। हमने वैल्यूएशन सर्टिफिकेट डाला हुआ था क्योंकि हमारा केस अलग था, तो बात अलग है, ठीक है।
जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो नीडेड होते हैं वो है BR, जो इशू कर रहे हो शेयर्स, तो अपने MCA में इशू करेंगे शेयर्स तो वहाँ से BR आ जाएगा। BR में जो डेट डाल रखी है आपने, ठीक है, फर्स्ट पेज पे, जैसे मैंने 25 में डाली है यहाँ पे, तो BR में जो डेट डाली हुई है वही डेट आपको जो फर्स्ट पेज में मैंने डाला था इशू ऑफ शेयर्स, डेट ऑफ इशू, तो वो ही डेट डालनी है, ठीक है, सेम होना चाहिए दोनों का डेट। दोनों में डिफरेंस है तो भी गलती हो सकती है और रिजेक्ट होने के चांसेस हैं, ठीक है। BR में तो बताना है कि मेरे जितने फॉरेन शेयर होल्डिंग्स हैं सिर्फ उसके बारे में बताना है, ठीक है। इंडियन शेयर होल्डिंग बताने की जरूरत नहीं है, बता रखा है तो कोई दिक्कत भी नहीं है, भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। BR हो गया आपका, लेटर रेट पे होना चाहिए, फॉर्मेट है, नहीं है तो मैं आपको लिंक में दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। एक चीज़ हो गई। CS सर्टिफिकेट ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है CS सर्टिफिकेट, ठीक है, बिना इसका नहीं हो पाएगा। अब देखिए, दो केस होते हैं, ठीक है। एक तो कि मैं CS हूँ और मैं ही आपका फॉर्म फाइल कर रहा हूँ, लेकिन एक केस होता है कि नहीं, मैंने सिर्फ CS से साइन करवा लिए डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म कोई और फाइल कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो भी बंदा फॉर्म फाइल कर रहा है वो अपना नंबर और ईमेल आईडी कहीं ना कहीं किसी भी डॉक्यूमेंट में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे यहीं शेयर कर दिया कि मैं ये फॉर्म फाइल कर रहा हूँ, मेरा नंबर ये है, आप मेरे को कोई भी दिक्कत हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका रीज़न क्या है कि जितने भी AD बैंक्स होते हैं जो चेकिंग करेंगे आपके फॉर्म, क्योंकि RBI चेक नहीं करता फॉर्म आपके, AD बैंक चेक करता है फॉर्म आपका, ठीक है, और फिर वो अप्रूवल के लिए भेजता है RBI के पास, ठीक है। तो उन्होंने अपने हायर कर रखे हैं ऐसे AD बैंक्स में लोग, तो लोगों को भी परेशानी होती है या दिक्कत होती है तो वो कॉल कर लेंगे आपको सीधा, ठीक है। ऐसे नंबर आप शेयर कर दीजिएगा अपना, तो वो कॉल कर लेंगे आपको सीधा, ताकि वो सीधा आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकें, ठीक है। तो ये कहीं भी नंबर अपना एक शो कर दीजिएगा, किसी भी डॉक्यूमेंट में डाल दीजिएगा, अलग से एक डॉक्यूमेंट डाल दीजिएगा कि मैं ये बंदा फॉर्म हूँ, मैं बंदा हूँ, मैं फॉर्म फाइल कर रहा हूँ, मेरा नंबर ये है, ईमेल आईडी ये है, आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, वरना वहाँ पे जो लोग होते हैं उनको बहुत तकलीफ होती है ये सब चीज़ें ढूंढने में कि किसको कॉल करें, कैसे कॉल करें, क्या बात करें, क्योंकि रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि वो रिजेक्ट कर रहे हैं फॉर्म, ठीक है, तभी वो कॉल पे बात करना चाह रहे हैं आपसे, रिजेक्ट कर रहे हैं, वो रीज़न समझाना चाह रहे हैं, वो क्या पता आप समझ ना पाओ, जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया वो समझ ना पाओ, तो कॉल करके समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें डालनी होगी। ये एक फॉर्मेट है CS सर्टिफिकेट का, ठीक है, मैं ये भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा कि ये पहले ना 2017, यहाँ पे 2017 था, ठीक है, इसको 2017 नहीं चूज़ करना। अगर आप ये फॉर्म डाउनलोड कहीं और से करेंगे ना तो बहुत जगह ये 2017 डला होगा NDI रूल्स, ठीक है, लेकिन 2019 चूज़ करना है, तो ये भी रिजेक्ट करने का रीज़न होता है कुछ भी, तो ध्यान से, ठीक है। ये हो गया, BR बता दिया मैंने आपको, CS सर्टिफिकेट बता दिया, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का डिक्लेरेशन, एक ये भी चीज़ जाएगी, ठीक है। इसमें एक और चीज़ होती है, मैं आपको बताता हूँ डिटेल में, रुको। यहाँ पे ना जो आप डिक्लेरेशन डाल दो, ये ना आप ऑनलाइन मिल जाएगा, ठीक है, ये पोर्टल से मिल जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना ये वाला पॉइंट जो ना, अपना पॉइंट एक बार पढ़ लेना सारा, ठीक है, आप पे सारा एप्लीकेबल है कि नहीं है, ठीक है। तो जैसे ये वाला जो पॉइंट होता है कहीं कहीं एप्लीकेबल नहीं होता, मर्जर वाला केसेस में, तो इसकी वजह से हमारा एक बार फॉर्म रिजेक्ट हो गया था कि आपने ये वाला पॉइंट लिखा हुआ, मतलब यहाँ पे एप्लीकेबल है, लेकिन ये आप पे एप्लीकेबल नहीं है, तो आप प्लीज़ इसको स्ट्राइक ऑफ, और इसको हटाना नहीं है, स्ट्राइक ऑफ करके, मतलब स्ट्राइक थ्रू कर दें, स्ट्राइक थ्रू करके इसको प्रिंट में देना है, ठीक है। ये पॉइंट रहेगा लेकिन स्ट्राइक थ्रू रहेगा कि हम पे एप्लीकेबल नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा बस, ठीक है। मेरे को ये चीज़ बताना था कि पढ़ लेना पूरा फॉर्म और एप्लीकेबिलिटी देख लेना अपनी, ठीक है, डायरेक्टर से साइन करवा लीजिएगा, ठीक है। तीन डॉक्यूमेंट्स बता दिए मैंने आपको। उसके बाद FIRC और जितने भी लोग हैं उसका FIRC KYC तो लगेगा ही, सबका लगेगा, ठीक है। उसके बाद साथ में MOA भी अटैच कर दीजिएगा, ठीक है। MOA के बारे में कहीं नहीं बताया, आप कहीं भी पढ़ लीजिए, MOA के बारे में नहीं बताया होगा कि MOA अटैच करना है, लेकिन वो हर बार MOA मांगेंगे, ठीक है। आप इनका यूज़र मैनुअल भी देखेंगे तो वहाँ पे भी उन्होंने नहीं बोला कि MOA चाहिए मेरे को, लेकिन आप MOA अटैच कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग MOA के लिए दिक्कत कर देते हैं। थोड़ा ये तो ख़राब फॉर्मेट है, थोड़ा ऐसा कि रीडेबल हो, ठीक है। जिस डेट ऑफ इशू जो BR में वही डालना चाहिए, ठीक है। हाँ, इवैल्यूएशन सर्टिफिकेट आपने यहाँ पे डाल दिया। अगर आप का केस थोड़ा स्पेशल है या कुछ केसेस होते हैं जैसे वो बैंक वाले आपको बता देंगे, ठीक। तो जैसे हमको बैंक वाले ने कॉल किया था कि वैल्यूएशन सर्टिफिकेट आपके केस में ज़रूरी होगा, तो मैंने दे दिया था उसके केस में। तो वैल्यूएशन सर्टिफिकेट यहाँ पर चला गया, मेरा 2 डॉक्यूमेंट FIRC KYC पिछले वाले यहाँ पे चला गया जहाँ पे मैंने अमाउंट डाला था, ठीक है। अब बाकी के जो बचे डॉक्यूमेंट हैं BR, CS सर्टिफिकेट, डिक्लेरेशन, MOA, ये सब जाएंगे मेरे अदर अटैचमेंट में एक ही साथ इसमें, ठीक है। जैसे मैंने डाल रखा है CS सर्टिफिकेट, BR, ये मेरा डिक्लेरेशन ऑथराइज, ये मेरा लेटर ऑफ ऑथराइज, हाँ लेटर ऑफ ऑथराइजेशन भी साथ में डाल दीजिएगा कि जो भी साइनिंग कर रहे हैं वो वही बंदा है जो मैंने आपको बिजनेस यूजर और एंटिटी यूजर क्रिएट करते टाइम बताया था, ठीक है। तो ये भी एक बार सेफ साइड के लिए डाल दीजिएगा, ठीक है। सेफ साइड के लिए ये भरोसा नहीं है, पैन भी डाल दीजिएगा बंदे का, ठीक है।
और ये MOA भी डाल दीजिएगा। ये सब बेसिक डॉक्यूमेंट्स थे, ये सब डाल दीजिएगा अदर अटैचमेंट में यहाँ पे, ठीक है। और आगे बढ़ जाइएगा। मेरे पे इस वाले कंपनी वैल्यूएशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं थी तो मैंने डाला नहीं, और आगे बढ़ जाइएगा। ये प्री ट्रांजेक्शन पोस्ट ट्रांजेक्शन लिखा हुआ आएगा। मैंने तो अभी फॉर्म भरा नहीं था, मैंने यहाँ पे प्री ट्रांजेक्शन, अगर मैंने वहाँ पे मेरे एंटिटी मास्टर क्रिएट करते टाइम 0 लिखा है तो यहाँ पे 0 लिखा आएगा, और यहाँ पे जो भी मैंने शेयर होल्डिंग्स फॉर्म को दी है वो लिखा आएगा, ठीक है। 1,99,999 जो भी है, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट ट्रांजेक्शन लिखा आएगा। लेकिन अगर मैंने वहाँ पे एंटिटी मास्टर में बता दिया कि हाँ भाई मेरे पास ये सारे शेयर्स आ गए हैं, मैं फॉर्म अभी फाइल करने वाला हूँ, पहले फॉर्म फाइल नहीं करा था मैंने, तो यहाँ पे लिखा आएगा और पोस्ट में भी वही लिखा आएगा, ठीक है। वो चेंज ही नहीं होगा यहाँ पे, और वो रीज़न होगा इसका, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, एक बार दोबारा वीडियो देख लेना, आप समझ जाओगे कि चेंज ऑलरेडी आप शो कर चुके हो तो यहाँ पे यस करो, नहीं कर चुके हो तो नो करो, ठीक है। तो समझिए, अगर चेंज आपने मास्टर में क्रिएट कर रखा है ऑलरेडी तो यहाँ पे यस करके आगे बढ़ना है, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आपने मास्टर में 0 करा हुआ है तो यहाँ पे नो करके आगे बढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे पेड डालनी है, यहाँ 0 लिखा आएगा और यहाँ पे 1 लाख लिखा आएगा। तो मैंने जितना काम करा है इसमें, तो बेटर रहता है कि आप एंटिटी मास्टर में 0 करो, ठीक है, और यहाँ पे आगे जाके बढ़ो, ठीक है। एक्सेप्ट द थर्ड केस, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो आप समझ गए होंगे। तो ये हो गया है फॉर्म का एंडिंग। FCGPR फॉर्म यहाँ तक था। ये फॉर्म जितना मैंने टाइम लगाया है इतना टाइम नहीं लगना चाहिए आपका फॉर्म विद इन, मतलब ऐसा भी नहीं कि इनएक्टिविटी, अगर आपने 3 से 4 मिनट की इनएक्टिविटी करी फॉर्म में तो आपका फॉर्म बंद हो जाएगा, दोबारा सब कुछ शुरू करना पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन सेव एज ड्राफ्ट का ऑप्शन है, तो लेकिन ये भी कभी कभी गलती से बगल में ही है सेव एंड सबमिट का भी ऑप्शन, तो गलती से वो मत दबा दीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सारी चीज़ें चेक कर लीजिएगा एक बार दोबारा, और उसके बाद ही फॉर्म आगे फाइल करिएगा, ठीक है। तो बेसिकली मैंने सब कुछ बता दिया। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि कुछ और तो रह नहीं गया। अच्छा, और एक और केस था। बहुत बार ऐसा होगा कि आपको ना ये सब चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा, लेकिन कोई आपको आके बताएगा या आपके कम जो प्रोफेशनल्स होंगे वो बताएंगे कि आपको ना ये FCGPR या FCTRS भी भरना था, ठीक है। अगर आपके केस में ये कि होता क्या है कि जैसे पैसा आया उसके विद इन 60 डेज़ मेरे को फॉर्म इशू करना होगा शेयर्स, ठीक है। MCA में शेयर इशू करने पड़ते हैं जिस दिन पैसा आया उसके 60 दिन के अंदर, ठीक है। और शेयर इशू करने के 30 दिन के अंदर मेरे को FCGPR फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 90 दिन का पीरियड आपको समझ में आना चाहिए। पैसा आया, 60 दिन के अंदर मेरे को शेयर इशू करना है MCA में, शेयर इशू करा, 30 दिन के अंदर मेरे को FCGPR फाइल करना है RBI में। अगर आपने इसको एक्सीड करा, ठीक है, तो आप पे लगेगी पेनल्टी, ठीक है। पेनल्टी का सीन क्या होता है कि जैसे यहाँ पे आपको डेट ऑफ इशू डालना है, जो भी आपका डेट ऑफ इशू था आपको एक्चुअल डालना है, ठीक है, डेट ऑफ इशू। और आप फॉर्म फाइल कर रहे हो, वो अपने आप ऑटो कैलकुलेट कर लेगा कितनी पेनल्टी बननी है वो सब, ठीक है। डेट ऑफ इशू जैसे आज तारीख हो गई मेरी 5 मई, और मैंने शेयर इशू करे थे मेरे मार्च में, ठीक है। तो मेरे को 2 महीना हो गया, तो मार्च का मैं यहाँ पे डेट डालूंगा नॉर्मली, और वो मेरे को यहाँ पे पॉप दिखाने लग जाएगा कि आपने जो, जैसे मैं यहाँ पे डाल के दिखाता हूँ 4, देखो 30 डेज़ के अंदर आपने नहीं करा तो आप पे पेनल्टी लगने वाली है, इसने बता दिया, ठीक है। तो आप बस फॉर्म फाइल करना, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म फाइल करना, आप फॉर्म फाइल करके प्रोसीड कर देना, जैसे मैंने आपको कुछ बताया सब कर देना। उसके बाद फिर आपके पास जब ये सब कुछ डॉक्यूमेंट करेक्ट हो जाएगा, वो सब चेक कर लेगा, डॉक्यूमेंट सारे करेक्ट होंगे, तो फिर एक मेल आएगा कि आपके सारे डॉक्यूमेंट करेक्ट हैं, फॉर्म अप्रूवल के लिए पेंडिंग है, आपकी इतनी पेनल्टी बनती है। जिस मेल आईडी को आपने बताया ना उसी मेल आईडी पे वो भेजेगा, आपकी इतनी पेनल्टी बनती है, तो ये पेनल्टी प्लीज़ हमको इस अकाउंट नंबर पे, इस IFSC नंबर पे भेज दीजिए ताकि हम आपका फॉर्म अप्रूव कर दें, ठीक है। जैसे मैं आपको शुरुआत में दिखाया था वो ऑटो अप्रूव में फंसा हुआ है, वो इसी में फंसा हुआ था, ठीक है। अगर जैसे कभी कभी मेल आता है ये LSF का, इसे LSF कहते हैं, लेट सबमिशन फ़ी, तो उसका मेल आता है तो कभी कभी बैंक अकाउंट नहीं डाला होता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपना जो RM है उससे बात करिए, वो आपका अरेंज करवा देगा। हर बैंक का अलग अलग होता है, तो आपको एक नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड मिलेगा, उस पर पैसे ट्रांसफ़र करने होंगे, और एक एनेक्स्ड 12 फॉर्म होता है, वो फॉर्म मेल के अंदर ही देते हैं कि ये मतलब कुछ ब्रैकेट्स में होता है, वहाँ पे नेम, पर्पज़ ऑफ फाइलिंग, FCGPR नंबर, क्योंकि आपका नंबर अलॉट होगा जब भी करोगे, तो FCGPR नंबर, और किस पर्पज़ के लिए करा था FCGPR के लिए, वो सब डालना होता है और भरना होता है उसको, और मेल करना होता है RBI को, ठीक है। उसके बाद वो उसको अप्रूव कर देते हैं पैसा लेने के बाद, ठीक है। और जो फॉर्म जब आप
पेमेंट कर रहे होगे लेट फ़ी की, तो आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा कि किस वजह से मैं किस वजह से पेमेंट कर रहा हूँ। ये LSF है, मेरा FCCPI नंबर ये है, इसके लिए मैं लेट फ़ीस था, मैं इसके लिए पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे लिखना होता है। तो ये मैंने आपको एक और इंस्टेंस बता दिया। तो बेसिकली मैं सब कुछ बता चुका हूँ आपको, ठीक है। आप कोई भी क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और भी कुछ अगर मेरे को कुछ भूल गया हूँ तो मैं वो पिंग कर दूंगा आपको कमेंट्स में या डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।